जय हिंद। आज है 16 सितंबर 2025। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर के बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, एरारामट्टी डिबबालू यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए विश्व विरासत अस्थायी सूची, बी यूनेस्को की अस्थायी सूची, सी यूनेस्को की लुप्त होती प्राकृतिक संसाधन सूची, डी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची। तो एरारामट्टी डिबबालू ये कहाँ पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये क्या होते हैं? ये लाल रेत के टीले होते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। ये क्या होते हैं? लाल रेत के टीले होते हैं। इन्हें यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एरारामट्टी डिबबालू को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश की तिरुमाला पहाड़ियों और एरारामट्टी डिबबालू क्या होते हैं? लाल रेत के टीले होते हैं, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, जो उनकी सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशाखापट्टनम के निकट राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक एरारामट्टी डिबबालू 1500 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब एरारामट्टी डिबबालू कितने एकड़ में फैला हुआ है? 1500 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें हजारों वर्ष पुरानी अद्वितीय लाल रेत संरचनाएं हैं। तो एरारामट्टी डिबबालू को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। यह 1500 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और नॉर्वे के बीच पहली समुद्री सुरक्षा एवं निरस्त्रीकरण वार्ता कब और कहाँ आयोजित हुई? भारत और नॉर्वे के बीच पहली समुद्री सुरक्षा और निरस्त्रीकरण वार्ता कब और कहाँ आयोजित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 सितंबर 2025 को ओस्लो में भारत और नॉर्वे के बीच पहली समुद्री सुरक्षा और निरस्त्रीकरण वार्ता आयोजित हुई। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भारत की तरफ से है और ये नॉर्वे की तरफ से हैं। और इनकी वार्ता कहाँ पे हुई? ओस्लो में। ओस्लो क्या है? ये नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। और भारत और नॉर्वे के बीच जो बातचीत हुई वो 12 सितंबर 2025 को हुई। इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मतलब भारत और नॉर्वे के बीच में भारत की तरफ से कौन गया था? ऑप्शन ए विनय क्वात्रा, बी मुएन पुई स्यावी, सी अजय भट्ट, डी एस जयशंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की तरफ से मुएन पुई सायवी जी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये कौन है? ये है जो है मुएनपुई स्यावी जी हैं, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब भारत और नॉर्वे के बीच की जो अगली बातचीत होगी वो नई दिल्ली में होगी। भारत और नॉर्वे ने ओस्लो में अपनी पहली समुद्री सुरक्षा निरस्त्रीकरण प्रसार वार्ता आयोजित की, जिसमें आर्थिक विकास, शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत और नॉर्वे के बीच जो बातचीत हुई वो किस विषय को लेकर हुई? तो समुद्री वातावरण, मतलब समुद्र के संबंध में हुई। दोनों देशों ने चल रहे सहयोग की समीक्षा की और अवैध समुद्री गतिविधियों के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने, महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचों की सुरक्षा करने पर सहमति व्यक्त की। अगला वार्ता नई दिल्ली में होने वाली है। मतलब अभी भारत की तरफ से मुन जी नॉर्वे गए थे, अब वहाँ से कोई आएगा कहाँ पे? नई दिल्ली में आएगा। मतलब भारत और नॉर्वे के बीच की जो अगली बातचीत होगी वो नई दिल्ली में होगी। तो भारत और नॉर्वे के बीच जो बातचीत हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा है पहला, दूसरा निरस्त्रीकरण है, तीसरा अप्रसार वार्ता, ये जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत का थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कितनी रही? ऑप्शन ए -0.58%, बी -0.19%, सी +0.52%, डी +1.61%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
अगस्त 2025 में भारत का थोक मूल्य सूचकांक WPI मुद्रास्फीति कितना रही? +0.52% रही। जबकि यही ठीक एक वर्ष पहले मतलब जुलाई या अगस्त 2024 में कितनी थी? -0.58% थी। जबकि अभी अगस्त 2025 में कितनी हो गई है? +0.52% हो गई है। भारत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अगस्त 2025 में 0.52% हो गई, जो एक वर्ष पहले -0.58% थी, जो खाद्य उत्पादों, विनिर्मित मूल धातुओं और खनिज तेलों की ऊंची कीमतों के कारण हुई है। मतलब अगस्त 2025 में कितनी है? 0.52%, जो कि एक वर्ष पहले कितनी थी? -0.58% थी। और ये ऐसा क्यों हुआ है? खाद्य उत्पादों, विनिर्मित मूल धातुओं और खनिज तेलों की ऊंची कीमतों के कारण ऐसा हुआ है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ईंधन, बिजली की लागत में गिरावट आई है। ये लंबे समय से चली आ रही कम मुद्रास्फीति में बदलाव का संकेत है। खुदरा मुद्रास्फीति भी बढ़कर कितना हो गई है? 2.07% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति किस संस्था के निर्देशक चुने गए हैं? तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति किस संस्था के निर्देशक चुने गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के प्रोफेसर कौन चुने गए हैं? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति इसके जो है निर्देशक चुने गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मतलब AIIA का निर्देशक चुना गया है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति इससे पहले किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे? ऑप्शन ए, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर, बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति इससे पहले किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के वाइस चांसलर रह चुके हैं। अभी प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निर्देशक के रूप में इन्हें चुना गया है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने आधिकारिक तौर पे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में प्रमुख योगदानकर्ता प्रोफेसर प्रजापति के पास व्यापक शैक्षणिक और अनुसंधान अनुभव है। मतलब प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति प्रेजेंट में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA की निर्देशक के रूप में इन्हें चुना गया है। मतलब ये शपथ ग्रहण कर लिए हैं। इसके पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति AIIA के निर्देशक बनने से पहले कहाँ के कुलपति थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अब ये क्या है? अब ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निर्देशक चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, संजय बंसल, बी, विशाखा मूले, डी, कुमार मंगलम बिरला, डी, अजय श्रीवास्तव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखा मूले। हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का नया MD विशाखा मूले जी को चुना गया है। भारत 2027 में कौन सा समिट आयोजित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत 2027 में कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट आयोजित करेगा। कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट भारत 2027 में आयोजित करेगा। कहाँ पे आयोजित करेगा? चेन्नई में आयोजित करेगा। इसका मेजबानी भी कौन करेगा? भारत करेगा।
भारत 2027 में चेन्नई में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा जो भारतीय तटरक्षक बल की स्वर्ण जयंती के अवसर पर होगा। कब करेगा? 2027 में करेगा। कहाँ पे करेगा? चेन्नई में करेगा। और एक कौन सा मतलब तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन कौन सा होगा? पाँचवा होगा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DSC-A22 किस परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शन ए स्कोरपेने क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट, बी डिवाइन सपोर्ट क्राफ्ट, सी एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट, डी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिविंग सपोर्ट क्राफ्ट, मतलब DSC प्रोजेक्ट, डिविंग सपोर्ट क्राफ्ट। DSC-A22 किस परियोजना का हिस्सा है? डिविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है DSC-A22। हाइप जहाज परियोजना के तहत तीसरा डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A22 भारतीय नौसेना के लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा 12 सितंबर 2025 को टीटागढ़ कोलकाता से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। वाइस एडमिरल सूरज बेरी की अध्यक्षता में आयोजित इस लॉन्च में भारत की मेक इन इंडिया पहल में प्रगति पर प्रकाश डाला गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि DSC-A22 किसकी अध्यक्षता में लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडमिरल सूरज बेरी की अध्यक्षता में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 12 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया। एक कहाँ से मतलब इसकी पहली यात्रा इसकी कहाँ से कहाँ तक हुई? तो टीटागढ़ कोलकाता में इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और इसकी यात्रा यहीं से शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां राज्यसभा सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भोपाल, बी गांधीनगर, सी दिल्ली, डी लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधीनगर। 5वां राजभाषा सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो गांधीनगर में आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी किसे मतलब इसमें कौन आमंत्रित था? इसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आमंत्रित थे। क्यों? क्योंकि राजभाषा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी कार्मिक मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। राजभाषा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।